तो देखो हम लोग को किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ जानना हो, क्योंकि हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस कितना किसी भी मटेरियल में आएगा। हम लोग देखेंगे कि कोई मटेरियल में जब हम लोड लगाएंगे तो उसमें कितना स्ट्रेस आ रहा है। तो अगर ये मटेरियल है, अगर हम इसमें कंटिन्यूअसली लोड लगाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो इसमें स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ते जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये मटेरियल फेल कर जाएगा, तो हमको पता करना है कि कितना वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पे ये मटेरियल फेल करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हमको पता करना है कि कोई मटेरियल है, अगर उसमें हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, तो मटेरियल किस स्ट्रेस वैल्यू पे जाके ब्रेक कर जाएगा, हमको ये पता करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम डिजाइनिंग करेंगे किसी मटेरियल का, तो हम जरूर देखेंगे कि इससे ज्यादा वैल्यू क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा क्रॉस करेगा, अगर हम ब्रिज ही बना रहे हैं, वहां पे हम देखेंगे कि मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है, अगर हम उससे ज्यादा क्रॉस कर जाएंगे तो मेरा ब्रिज टूट जाएगा। तो हमको ये पता रहना चाहिए ना कि कितना मेरा स्ट्रेंथ है किसी मटेरियल का, मीन्स कितना स्ट्रेस का वैल्यू पे ये मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। तो वो पता करने के लिए हम लोग एक टेंसाइल टेस्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टेंसाइल टेस्ट करते हैं। इस टाइप का एक स्पेसिमेन हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई डक्टाइल मटेरियल का बना होगा, कोई भी मटेरियल मान लो डक्टाइल या फिर ब्रिटल, कोई भी मटेरियल होगा, कोई मटेरियल का इस टाइप का एक स्पेसिमेन, इस शेप का हम लोग एक स्पेसिमेन ले लिए। इसको हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन एक होता है, यूटीएम बोलते हैं उसको। ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। उसमें क्या करते हैं, ऊपर वाले ऊपर एक जॉ होता है जिसमें हम लोग ऊपर वाले को होल्ड कर देते हैं, और नीचे हम दूसरे जॉ से इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, दोनों फिक्स हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको पुल करते हैं, ऊपर साइड भी, नीचे साइड ये अपनी जगह पे है, हम लोग ऊपर इसको पुल कर रहे हैं। तो पुल करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें धीरे धीरे फिर स्ट्रेस डेवलप होगा, लोड लगाएंगे तो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेन आएगा, डिफॉर्मेशन होगा इसका। तो जो जो हम लोड अप्लाई किए, और इस मटेरियल का जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया यहाँ पे जो होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका होगा। तो इससे हम लोग स्ट्रेस का वैल्यू निकाल लेंगे, स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। अब जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा स्ट्रेस का वैल्यू चेंज होते जाएगा। और स्ट्रेन भी निकाल लेंगे हम लोग। स्ट्रेन निकालने के लिए क्या होता है, डिफॉर्मेशन जो हो रहा है, डिफॉर्मेशन अपॉन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, इससे हमारा स्ट्रेन का वैल्यू आ जाएगा। डिफॉर्मेशन हम लोग कैसे नोट करेंगे, एक इस मशीन में एक सेटअप होता है एक्सटेंसोमीटर का। ये जो है वो, अगर हम लोड का वैल्यू मान लो, हम 1 न्यूटन का लोड लगाएं, 1 न्यूटन का लोड लगाएं, इसका एरिया मान लेते हैं 1 mm²। ठीक है, तो स्ट्रेस का वैल्यू हमको पता चल जाएगा 1 MPa, 1 N/mm² मीन्स 1 MPa। ठीक है, जब हम 1 न्यूटन का लोड लगाए तो हमारा इसमें कितना डिफॉर्मेशन हुआ, जितना डिफॉर्मेशन होगा डिवाइडेड बाय लेंथ, उससे हमारा स्ट्रेन का वैल्यू निकल जाएगा। तो मान लेते हैं ये मेरा S1 है, सिग्मा 1 मान लो इसको स्ट्रेस का वैल्यू, और जो स्ट्रेन का वैल्यू आएगा वो E1 आएगा। अब हम क्या किए, लोड को 2 न्यूटन कर दिए। तो जब 2 न्यूटन किया तो स्ट्रेस का वैल्यू मान लेते हैं सिग्मा 2 हो गया, और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन का वैल्यू E2 हो जाएगा। फिर इलोंगेशन बढ़ेगा, यहाँ पे ये बता देगा कितना इलोंगेशन हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ रखेंगे, डिवाइडेड बाय लेंथ करेंगे, उससे हमको स्ट्रेन का वैल्यू। इस तरह से हम लोग लोड को बढ़ाते जाएंगे जब तक ये मटेरियल मेरा ब्रेक ना कर जाए। ये मटेरियल मेरा इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। इस तरह से यहाँ पे मेरा मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसको हम लोग पार्टिकुलरली बोलते हैं कप कोन फ्रैक्चर, कप एंड कोन फ्रैक्चर। ठीक है, ये देखो इसका जो फ्रैक्चर होता है वो कप एंड कोन शेप का होता है, इसलिए इसको स्पेशली नाम दे दिया कप एंड कोन फ्रैक्चर। यानी कि जब हम लोग टेंसाइल टेस्ट किसी डक्टाइल मटेरियल का करेंगे, तो उस वक्त ये कप एंड कोन फ्रैक्चर में ब्रेक करेगा मटेरियल मेरा। तो इस तरह से हम लोग को वैल्यू मिलते गया। सारा जो वैल्यू आएगा हम लोग इसको y एक्सिस में रखेंगे, स्ट्रेस के वैल्यू को y एक्सिस में प्लॉट करेंगे, स्ट्रेन के वैल्यू को
एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे। ठीक है, जब हम लोग इस वैल्यू को प्लॉट करते हैं तो हम लोग को कुछ एक ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कप एंड कोन फ्रैक्चर। ये नोट रखना कि टेंसाइल टेस्ट में जो स्पेसिमेन है डक्टाइल मटेरियल का अगर होगा तो उसमें किस टाइप का फ्रैक्चर होगा, कप एंड कोन के रूप में वो फ्रैक्चर करेगा। तो हम लोग क्या किए, स्ट्रेस और स्ट्रेन को प्लॉट किए। इधर स्ट्रेन के वैल्यू को और वाई एक्सिस में स्ट्रेस वैल्यू को। ठीक है, तो जैसे जैसे स्ट्रेस का लोड बढ़ा रहे हैं स्ट्रेस बढ़ेगा और उसके हिसाब से स्ट्रेन का वैल्यू भी चेंज होगा। तो हम लोग देखो, अब हम मटेरियल ले रहे हैं, एक हम लेते हैं डक्टाइल मटेरियल। जब हम ये टेस्ट डक्टाइल मटेरियल में करते हैं, और डक्टाइल मटेरियल में भी मेरा पहला है माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील को हम लेके टेस्टिंग करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, अदर माइल्ड स्टील के अलावे हम कोई डक्टाइल मटेरियल को लेंगे, अदर डक्टाइल मटेरियल। लेट्स सपोज हम ले लिए एल्यूमिनियम। ठीक है, और तीसरा हम लोग लेंगे ब्रिटल मटेरियल। ठीक, ब्रिटल मटेरियल लाइक कास्ट आयरन सब हो गया। तो हम लोग जब माइल्ड स्टील को लेते हैं, जब माइल्ड स्टील में ये वाला टेस्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसा स्ट्रेस स्ट्रेन में चेंजेस आ रहा है, उसको हम लोग प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। ठीक है, ये हमारा माइल्ड स्टील का ग्राफ हो गया। तो हम लोग इसी में पहले समझ लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट आता है मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में। जब हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं तो पता चलता है कि हम लोग का कुछ दूर तक ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ठीक है, तो जहां तक ये ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन जाएगा, मींस स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन लीनियर होगा, उसको हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट कहने का मतलब स्ट्रेस का वो वैल्यू, लोड का वो वैल्यू, जब जहां तक जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ होगा वो हमारा लीनियर होगा। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट जस्ट प्रोपोर्शनल लिमिट से थोड़ा सा डिस्टेंस में आता है। मतलब अगर ये स्ट्रेस का वैल्यू मान लेते हैं, लेट सपोज 100 MPa है, तो ये जो है वो लगभग 100 से 110 के रेंज में हमारा आएगा। तो इससे हम यानी 100 तक हम लेके गए तो हमारा देखें कि हमारा ग्राफ लीनियर है। उससे थोड़ा हम आगे गए तो एक और पॉइंट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये पॉइंट क्या होता है कि अगर हम मटेरियल को यहां से यहां तक स्ट्रेच करके छोड़ें, तो देखते हैं कि अगर हम यहां से यहां तक मटेरियल को स्ट्रेच किए, मतलब कि हम लोड लगाएं, हमारा मटेरियल इतना था, हम लोड लगाएं, ये मटेरियल यहां से यहां पहुंच गया। अब अगर हम लोड को हटा देते हैं, लोड को छोड़ देते हैं, तो ये मटेरियल मेरा वापस अपने शेप में आ जाएगा। उसी तरह यहाँ तक भी अगर हम अब हम लेट सपोज हम यहाँ तक इसको स्ट्रेच किए, फिर से छोड़े तो ये वापस अपने शेप में आ गया। ठीक है, यहाँ तक वापस आ गया। यहाँ तक उसी तरह हम मैक्सिमम यहाँ तक जब हम पुल करते हैं इलास्टिक लिमिट तक, तो क्या होता है, मटेरियल अगर हम इलास्टिक लिमिट तक पुल किए किसी मटेरियल को और वापस उसको छोड़ दिए, तो वो अपने शेप में शेप गेन कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या है, लीनियर होगा, इलास्टिक लिमिट तक अपने शेप को गेन करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो लीनियर होगा। जैसे हम प्रोपोर्शनल लिमिट को क्रॉस करेंगे, लीनियरिटी वो लॉस कर देगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच जो रिलेशन होगा वो लीनियर नहीं होगा। लीनियर रिलेशन किसको बोलते हैं, y इक्वल टू 5x। मतलब ये जो x का एक अगर पावर है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर रिलेशन। ठीक है, वही x स्क्वायर हो जाए, x क्यूब हो जाए, तो फिर ये लीनियर नहीं होता है। क्यूब हो गया ये क्यूबिक पैराबोला, स्क्वायर हो गया मेरा पैराबोला, तो इस टाइप का। तो यहाँ तक जो रिलेशन है वो हमारा लीनियर होगा। और इलास्टिक लिमिट तक क्या है कि मटेरियल को अगर हम रिलीज कर देंगे लोड से, तो वापस अपने शेप को गेन कर लेगा। मतलब कि किसी भी तरह का उसमें स्ट्रेन नहीं रह जाएगा मटेरियल में, अगर हम लोड रिलीज कर देंगे तो। अब क्या होता है, एक पॉइंट आता है उसके बाद यील्ड पॉइंट। अभी तक क्या था कि हम लोग मटेरियल को स्ट्रेच कर रहे थे और उसको जब छोड़ दे देते तो वो अपने शेप में वापस आ जा रहा था। लेकिन एक पॉइंट आता है, इस ये देखो 2 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा,
इसको हम लोग बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट और इसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। ये केवल माइल्ड स्टील में देखने को मिलेगा, आगे हम समझाएंगे। तो ये पॉइंट क्या हो गया, जब हम मटेरियल को यहां तक स्ट्रेच कर देंगे, इसके बियॉन्ड जब हम स्ट्रेच कर देंगे, यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड स्ट्रेच कर देंगे, तो क्या होगा, अब देखो हम लेट सपोज यहां तक स्ट्रेच कर दिए, ठीक है, यहां तक स्ट्रेच कर दिए और उसके बाद हम क्या किए, लोड को रिलीज कर दिए, मतलब मटेरियल को हम यहां तक स्ट्रेच कर दिए और ये लेट सपोज यील्ड पॉइंट से जस्ट क्रॉस किया है। कुछ कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर, ठीक तो है। इसका आवाज आ रहा है? कोई माइक ऑन किया लगता है। ललन टॉप है कोई? ठीक है, देखो यील्ड पॉइंट मान लेते हैं, यील्ड पॉइंट अभी हम प्रोपोर्शनल लिमिट मान लिए 100 एमपीए था, इलास्टिक लिमिट हम मान लिए मेरा 105 एमपीए है और यील्ड पॉइंट हम मान लिए 125 एमपीए। ठीक है, तो जब हम इतना का स्ट्रेस लगा देंगे तो मान लेते हैं मटेरियल यहाँ पर पहुंच गया। अब क्या किए, इतना स्ट्रेस लगाने के बाद हम उसको छोड़ दिए, लोड को हटा दिए, तो अब क्या करेगा, ये मटेरियल मेरा यहां तक आएगा। मतलब ये अगर इसका ओरिजिनल था, इसमें देखो थोड़ा सा परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, मींस ये उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन आ गया। उसको देखने का तरीका क्या है कि यहां तक हम मटेरियल को स्ट्रेच किए, क्या करो यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, और यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। देखो इनिशियली हम यहां से यहां तक इसको स्ट्रेच किए, ठीक है, मटेरियल को हम लोग यहां से यहां तक स्ट्रेच किए, मान लो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे था, ठीक है, यहां तक हम मटेरियल को स्ट्रेच किए, यहां तक टोटल स्ट्रेन आया। जब हम लोड को रिलीज कर दिए तो क्या हुआ, इतना स्ट्रेन जो है वो वापस कर लिया, यानी इतना जो स्ट्रेच हुआ था ये वापस आ गया। क्यों वापस आ गया, क्योंकि इलास्टिक पॉइंट तक जो स्ट्रेच हम किए वो तो वापस आ जाएगा, इसके बाद जितना हम स्ट्रेच किए वो देखो इतना बच गया। तो यही जो है ये इसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया मटेरियल का, यानी कि अगर हम यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड स्ट्रेच कर देते हैं किसी मटेरियल को, तो उस मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है, यानी मटेरियल थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, ये परमानेंटली स्ट्रेच हो गया। तो इलास्टिक लिमिट तक अगर हम किसी मटेरियल को स्ट्रेच कर दें तो उसमें किसी भी तरह का स्ट्रेन नहीं आएगा, ये देखो वापस आ गया ओरिजिन पे। लेकिन उससे देखो जब यील्ड पॉइंट क्रॉस हम कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, इसमें इतना स्ट्रेन रह जा रहा है, इतना स्ट्रेन वो रिकवर कर लिया। इतना स्ट्रेन क्यों रिकवर किया, क्योंकि वो इलास्टिक लिमिट की प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ तक जो हम लोड लगाए वो रिकवर कर लिया, बाकी जो इतना और लोड लगाए वो यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक अपर यील्ड पॉइंट होता है, एक लोअर यील्ड पॉइंट होता है, ये केवल माइल्ड स्टील में देखने को मिलता है। ये दो पॉइंट जो है वो केवल माइल्ड स्टील में देखने को मिलेगा। अपर यील्ड पॉइंट इसमें एग्जिस्ट करता है, मतलब कि स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू जहां पे मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करेगा, और लोअर स्ट्रेस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है। मींस समझ लो कि लोड हम बढ़ा रहे हैं लेकिन मेरा लोड मेरा डिक्रीज कर रहा है, सॉरी देखो यहाँ पे ग्राफ नीचे आ रहा है, मींस क्या हुआ, लोड का वैल्यू घट रहा है और मेरा स्ट्रेन बढ़ रहा है। मतलब कि ये एक ऐसा स्टेट है मटेरियल का जहां मटेरियल मेरा फ्लो करने लग जाता है। देखो वाटर कैसे फ्लो करता है, वाटर को थोड़ा सा अगर हम मग से या फिर कोई भी ग्लास से फेंकते हैं तो क्या होता है, वो देखना जहां तक हम फेंके वहां तक तो गया, उसके आगे भी वो फ्लो करने लग जाता है। तो वहां पे क्या होता है, हम लोड नहीं लगा रहे, वाटर में हम लोड नहीं लगाए, शुरू में ही जो हम लोड फोर्स दिए उसको, लेकिन स्ट्रेन उसमें कंटिन्यूअसली आ रहा है, वो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है। वैसा ही केस हो जाता है मटेरियल में। मटेरियल में क्या होता है, जब हम लोग ये पॉइंट को क्रॉस करते हैं और लोअर यील्ड पॉइंट पे पहुंचते हैं तो मटेरियल में हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं लेकिन वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो, मटेरियल फ्लो करने लगा, बिना लोड का मटेरियल फ्लो करने लगा। इसलिए हम लोग इस स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेस, जो यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस का वैल्यू है, इसको हम लोग कभी कभी फ्लो स्ट्रेस ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल क्या है, फ्लो करने लग गया।
तो ये 2 पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है, केवल माइल्ड स्टील में देखने को मिलेगा। उसके बाद एक देखो यहाँ मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। किसी भी मटेरियल का मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होता है वो यही होता है, ठीक है। ये मटेरियल का मैक्सिमम वो स्ट्रेस का वैल्यू जिस पे मटेरियल जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ शो करता है, मैक्सिमम लोड सह सकता है मटेरियल। अगर हम इससे क्रॉस करेंगे तो उसके बाद मटेरियल में क्या होगा, वो धीरे धीरे ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। मतलब वहां के बाद मटेरियल में क्या होगा, धीरे धीरे नेक फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, मतलब कि उसका एरिया रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली वो जाके ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। जैसे हम ये पॉइंट क्रॉस करेंगे, मटेरियल मेरा क्या होगा, उसका एरिया रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और वो फाइनली जाके ब्रेक कर जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आके मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। तो हम लोग ये अगर पॉइंट मान लेते हैं, ये जो स्ट्रेस का पॉइंट है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये कुछ 400 MPa है, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है, 400 MPa। तो हम लोग इससे ज्यादा लोड नहीं देंगे, ठीक है। इससे ज्यादा लोड अगर देंगे तो ये मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। तो इस तरह से हमको हर एक मटेरियल का स्ट्रेंथ पता चलता है। तो ये पहला केस हो गया जब हम लोग माइल्ड स्टील कंसिडर कर रहे थे। अब देखो दूसरा हम लोग केस कंसिडर करते हैं, ये अदर डक्टाइल मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम। हम ये अगर एल्यूमिनियम का बना दिया, उसमें हम टेंसाइल टेस्ट किए तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। देखो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। तो इसमें भी सेम कंडीशन आएगा, एक पॉइंट आएगा जहां तक ग्राफ मेरा लीनियर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां तक स्ट्रेच करके हम रिलीज कर देंगे तो अपना वो शेप गेन कर लेगा, उसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। इसमें देखो यील्ड पॉइंट यहाँ पे देखो ग्राफ में पता चल रहा था कि ये वाला मेरा एक यील्ड पॉइंट है और एक ये यील्ड पॉइंट है, लेकिन इस ग्राफ में कहीं भी हमको पता नहीं चल रहा है कि यील्ड पॉइंट कहाँ है, मतलब कहाँ पे मटेरियल जो है, कहाँ से मटेरियल अपना परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू कर देगा। उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करेगा। ये तो यूटीएस है, क्लियर दिख रहा है, मैक्सिमम लोड है। यहाँ पे मान लेते हैं मटेरियल आके मेरा ब्रेक कर गया, ठीक है, तो ब्रेकिंग पॉइंट हो गया। अब ऐसे मटेरियल में अगर हमको यील्ड पॉइंट पता करना हो तो देखो हम लोग जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पूरा जो पढ़ेंगे सोम में, वो हम लोग कोई भी लोड को इलास्टिक लिमिट तक पढ़ेंगे, इससे ज्यादा हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको बस देखना है कि कितना स्ट्रेन डेवलप होगा। मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन हम लोग यहाँ नहीं पढ़ते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग परमानेंट डिफॉर्मेशन को नहीं पढ़ते हैं। फिर इसके लिए हम लोग एक अलग पेपर पढ़ते हैं मेटल फॉर्मिंग करके, वो बाद में हो सकता है तुम लोग या आएगा ही 5वां या 6ठा सेमेस्टर में आएगा, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि इस जोन के बारे में हम लोग वहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है। इससे आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आगे का जो इक्वेशन है वो सोम में नहीं पढ़ा जाता है, उसका फिर डेरिवेशन हो जाता है, अलग उसका पेपर आता है, उसमें हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे केवल इलास्टिक रीजन को पढ़ते हैं। ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक रीजन, और ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। या प्लास्टिक कहने का मतलब है कि वहां पे फ्लो होगा मटेरियल का, मटेरियल जो है वो फ्लो करेगा, मींस वहां पे मटेरियल डिफॉर्म करेगा। तो ये वाला रीजन जो है वो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन वो नहीं है। हम लोग इस सोम में जो इक्वेशन डिराइव करेंगे, यहाँ पे जो एप्लीकेशन होता है वहां हम यही देखते हैं कि हमारा मटेरियल में किसी भी तरह का परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमानेंट डिफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट कर दिया मटेरियल, तो हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन मटेरियल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा फिर वो मटेरियल मेरा यूज का नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं देखते हैं, लेकिन इसका भी अपना एप्लीकेशन है जो हम लोग
आगे का सेमेस्टर में तो एक पेपर आएगा, उसमें पढ़ने का रहेगा कि जैसे कि हम बताए थे डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, तो वहां पे ये जोन का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, मटेरियल को हमको वायर में ड्रॉ करना है, मटेरियल को शीट में ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मटेरियल में डिफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो वहां पे हम लोग इस पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि मेरा लोड जो है वो इलास्टिक रीजन तक ही है, इससे ज्यादा नहीं जा रहा है। तो हम लोग डिजाइनिंग यहाँ पे उसी बेसिस पे करेंगे कि मेरा लोड जो है वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस ना करे। तो यहाँ पे इस मटेरियल में अगर हमको यील्ड स्ट्रेंथ पता करना है मटेरियल का, कि मटेरियल का यील्ड पॉइंट कहाँ पे है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्ट्रेन का वैल्यू है उसका हम लोग 0.2% लेते हैं, 0.2% ऑफ टोटल स्ट्रेन। जैसे टोटल स्ट्रेन यहाँ तक एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं 0.5 mm टोटल स्ट्रेन मेरा 0.5 आया। ठीक है, तो 0.5 जो टोटल स्ट्रेन है इसका हम लोग 0.2% ले लेंगे, मींस इसको 0.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू ये आएगा यहाँ से हम लोग इस वैल्यू को मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे आ गया वो वैल्यू। अब क्या करो, ये ठीक है, इसके पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको एक यील्ड पॉइंट, ये जो पॉइंट मिलेगा, ये जो कर्व को जहाँ पे कट करेगा वही हमारा हो जाएगा यील्ड पॉइंट उस मटेरियल का। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग यील्ड पॉइंट बोलते हैं, या फिर और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा स्ट्रेस का, यहाँ पे जो स्ट्रेस का वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलते हैं 0.2% प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं 0.2% प्रूफ स्ट्रेस, क्योंकि 0.2% हम लेके बना रहे हैं इसलिए इसका दूसरा नाम पड़ जाता है 0.2% प्रूफ स्ट्रेस। बाकी पॉइंट फिर सेम है, यूटीएस और मेरा ब्रेकिंग पॉइंट। बाकी एक तीसरा होता है अपने को ब्रिटल मटेरियल। तो ये दो मटेरियल हो गया। माइल्ड स्टील में स्पेशल केस क्या है कि यहाँ पे हमको अपर यील्ड पॉइंट क्लियरली दिखता है, ग्राफ में हमको दिखता है कि हाँ ये यील्ड पॉइंट है, ये यील्ड पॉइंट है। यहाँ के बाद मटेरियल देखो स्ट्रेस मेरा डिक्रीज कर रहा है और स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है, मींस यहाँ पे हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत तेजी से हो रहा है मटेरियल का। ठीक है, ये फ्लो कर जा रहा है मेरे मटेरियल यहाँ पे। उसी तरह हो गया मेरा डक्टाइल मटेरियल, यहाँ पे यील्ड पॉइंट मिला। अब होता है एक ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, जब हम लोग ग्राफ देखते हैं तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलता है। तो इसमें भी कुछ दूर तक लीनियर होगा कर्व, प्रोपोर्शनल लिमिट, कुछ दूर तक इलास्टिक होता है, इलास्टिक लिमिट होगा। इसमें यील्ड पॉइंट नहीं होता है, इसमें मटेरियल सीधा ब्रेक करता है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल जो है उसमें फ्लो नहीं होता है। ब्रिटल मटेरियल को अगर हम स्ट्रेच करना शुरू करेंगे तो स्ट्रेच होगा, सीधे जाके वो एक पॉइंट पे ब्रेक कर जाएगा, उसमें किसी भी तरह का हमको फ्लो देखने को नहीं मिलता है मटेरियल में। इसलिए ब्रिटल मटेरियल का हम लोग यूज ऐसे जगह पे नहीं करते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का हो, जैसे डक्टिलिटी हो गया, मेलिएबिलिटी हो गया, वो सब जगह पे हमारा ब्रिटल मटेरियल का यूज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल मेरा अल्टीमेट पॉइंट पे जाके ब्रेक कर जाता है। तो ठीक है, एक एक करके पॉइंट के बारे में लिख लो, कौन कौन सा पॉइंट आता है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रोपोर्शनल लिमिट। सर ये जो लिखा है प्रोपोर्शनल लिमिट उसी के जैसा सेम होगा? हाँ, सेम डेफिनेशन होगा जो हम एमईएम में लिखवाए थे, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है यहाँ। लेकिन बहुत कोई हो सकता है एमईएम का क्लास नहीं किया है, क्योंकि हम तो पूछे थे पहले। ठीक है सर। प्रोपोर्शनल लिमिट लिखो, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस। साउंड सही से जा रहा है, बोल के लिखवा दें। यस सर, साउंड सही आ रहा है। ठीक है, फिर लिखो प्रोपोर्शनल लिमिट लिखो, इसको शॉर्ट में पीएल बोलते हैं।
It is the limiting value of the stress. It is the limiting value of the stress up to which a stress strain curve is linear. It is the limiting value of the stress up to which a stress strain curve is linear. That is, a stress is directly proportional to a strain. A stress is directly proportional to a strain. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो, इलास्टिक लिमिट. Elastic limit. It is the limiting value of the stress. It is the limiting value of the stress up to which, it is the limiting value of the stress up to which, if a material is loaded, it is the limiting value of the stress up to which, if a material is loaded, it shows deformation. It shows deformation. And when the load is released, material regains its original shape and size. Material regains its original shape and size. डिफॉर्मेशन के बाद बोलिए ऐसे. Materials shows deformation. It shows deformation, and when the load is released, it regains. Regains वापस गेन कर लेता है. Regains its original shape and size. Its original shape and size. Yield point. इसमें लिखो, it is the limiting value of the stress. It is the limiting value of the stress beyond which, it is the limiting value of the stress beyond which material shows permanent deformation. Beyond which material shows permanent deformation. परमानेंट. सर एक सेकंड रुक जाइए, आवाज नहीं आ रही है. It is the limiting value of the stress. Yes sir. Beyond which material shows permanent deformation. कुछ दूसरा से लिखवा रहे हैं सर कि पहले से रिपीट कर रहे हैं सर. क्या चीज? आपका वीडियो रुक रुक क्या आ रहा है सर, उसे समझ में नहीं आ रहा कि काखनी कुछ बोला है सर. सर लिख लिए. देखो हम यील्ड पॉइंट का लिखवाए, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस
beyond which रुके सर, यील्ड पॉइंट रुके नहीं लिखे हैं, बोलिए। it is the limiting value of the stress. It is the limiting value of the stress ऑफ दिस स्ट्रेस beyond which स्ट्रेस के बाद material, सर, क्या चीज? स्ट्रेस के बाद It is the limiting value of the stress beyond which beyond which material shows permanent deformation. Material shows permanent deformation. यस सर। फिर इसी में लिखो इन माइल्ड स्टील in mild steel yield point is distinct, इसका मीनिंग मतलब विजिबल होता है, distinct from the stress strain curve. In mild steel, yield point is distinct from the stress strain curve. यस सर। Other than mild steel, सर फ्रॉम के बाद क्या बोले? एक मिनट रुको लिख दे रहे हैं। यस सर, आगे बोलिए सर। In mild steel, yield point is distinct. In mild steel, yield point is distinct from a stress strain curve. In other materials, to locate the yield point, the stress value corresponding to 0.2% of total strain is taken as yield stress. This is also called 0.2% proof stress. उसके बाद लिखो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यूटीएस का डेफिनेशन लिखो, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस a material can resist. The maximum stress a material can resist.
नेक्स्ट देखो ब्रेकिंग पॉइंट। द स्ट्रेस at which material finally breaks। हो गया नोट? हो गया सर। नहीं सर अभी। नहीं हुआ अभी सर, रुके ना थोड़ा सा, फिगर अभी नहीं हुआ। आप नहीं बता रहे।
हो गया ये वाला? ये अच्छा हो गया। चलो देखो, अब हम लोग जब सोम स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल में कोई भी इक्वेशन डिराइव करेंगे पूरे इस चैप्टर में, जो भी इक्वेशन हम लोग प्रूफ करेंगे इसमें देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, उसमें उससे पहले हम लोग कुछ एजम्पशंस मानते हैं। एजम्पशंस क्यों माना जाता है अब ये समझाते हैं। एजम्पशंस कोई भी इक्वेशन को इजी बनाने के लिए माना जाता है, ठीक है, क्योंकि रियल केसेस में ये एजम्पशंस वैलिड, एजम्पशंस रियल, ये हमारा जो प्रैक्टिकल नहीं है। कोई भी मटेरियल को अगर हम मान रहे हैं एजम्पशंस, मतलब इसको हम क्यों मान रहे हैं, ताकि मेरा जो रिलेशनशिप हो वो इजिली बैठ जाए, ठीक है। क्योंकि अगर ये एजम्पशंस हम लोग नहीं मानेंगे तो हमारा फिर जो रिलेशन है वो कभी बन नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या किए, एजम्पशंस मान लिए, उससे इक्वेशन निकाल लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, उससे जो भी वैल्यू आएगा, लेट्स सपोज स्ट्रेस का वैल्यू P/E, तो इसके लिए भी एजम्पशंस है कि हम लोग ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं। अब अगर इसके अलावे रियल केसेस में तो ये एजम्पशंस वैलिड है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे लेट्स सपोज जो स्ट्रेस का वैल्यू आएगा, हम लोग इसको इसमें कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई देंगे कि जो फैक्टर इस एजम्पशंस को वो काउंटरेक्ट कर सके, ठीक है। ये एजम्पशंस हम लोग मान के चले कि रियल में ऐसा चीज है, लेकिन मेरा स्ट्रेस का वैल्यू जो आया, हम मानेंगे अगर स्ट्रेस का वैल्यू 200 आ रहा है, हम मान के चलेंगे कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 1.1 या फिर 1.2 इस टाइप का, ताकि ये एजम्पशंस को वो काउंटरेक्ट कर सके। और ये एजम्पशंस ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला डिराइव नहीं होगा जब तक हम ये एजम्पशंस नहीं मानेंगे, क्योंकि फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट्स आता है कि उसको फिर एक फॉर्मूला बना पाना पॉसिबल नहीं। इसलिए हम लोग एजम्पशंस लेके चलते हैं, एक एक करके हम समझाते जाएंगे, उसके बाद समझ में आते जाएगा एजम्पशंस हम लोग कहाँ पे आसानी हो रहा है हमको इक्वेशन डिराइव करने में। तो सबसे पहले हम लोग एजम्पशंस लेते हैं कि हमारा जो मटेरियल होगा वो होमोजीनियस होगा और आइसोट्रोपिक होगा। अब ये दोनों मतलब क्या होता है होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक का। देखो होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, तो इसके बारे में लिख लो पहले। A material is said to be homogeneous if it exhibit same property at a point at any point in a given direction. That is properties are independent of point. सेकेंड डेफिनेशन भी लिख लो, उसके बाद दोनों को हम एक साथ समझाते हैं। A material is said to be isotropic if it exhibit same elastic property
in all direction at a given point. That is properties are independent of direction. हो गया नोट? यस सर, हो गया। ऐसा टॉपिक नहीं हुआ सर। थोड़ा तेजी से नोट करो, जितना टाइम हमको लिखने में लग रहा है उतना ही लगना चाहिए तुम लोग को। नहीं लेकिन झपा जाता आपके हाथ से सर। सर बोलते हैं तो लिख लिया करो। चलो देखो समझ लो, फिर फिगर बनाना। देखो होमोजेनियस मटेरियल में हम डेफिनेशन क्या लिखवाए हैं, वैसे मटेरियल को हम लोग होमोजेनियस मटेरियल बोलेंगे अगर वो सेम प्रॉपर्टी दिखाए एट एनी पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन।
एट एनी पॉइंट, मान लेते हैं मेरे एक मटेरियल में 3 पॉइंट है A, B और C, ठीक है। तो एक इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, एक्स डायरेक्शन, देखो इधर एक्स वाई और जेड, एक्स डायरेक्शन में मान लेते E यहाँ पे क्या है, यंग्स मॉडुलस। हम लोग आगे देखेंगे यंग्स मॉडुलस, ऐसे बताया भी यंग्स मॉडुलस क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यंग्स मॉडुलस कब डिफाइन हो रहा है, जब हमारा इलास्टिक प्रॉपर्टी है, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी क्योंकि इलास्टिक लिमिट में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन या फिर E, तो सिग्मा इज इक्वल टू E इनटू E। लेकिन ये वाला रीजन कब तक वैलिड है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। और जनरली हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट लगभग सेम ही होता है, इसलिए दोनों को हम लोग सेम ही बोलते हैं। तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, सिग्मा इक्वल टू E इनटू E। तो ये जो E है ये मेरा इलास्टिक प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट तक ये वैलिड है। तो अगर ये एक मटेरियल है, इसका अगर यंग्स मॉडुलस हम देखना चाहते हैं कि यंग्स मॉडुलस कैसे वैरी कर रहा है, तो हम लोग सबसे पहले मानते हैं होमोजीनियस मटेरियल। होमोजीनियस में क्या होगा कि एक पॉइंट ले लो, एट एनी पॉइंट, एक पॉइंट लेंगे इन अ गिवन डायरेक्शन। इन अ गिवन मतलब कि वो डायरेक्शन हमको दिया हुआ है, मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में इसका, इस मटेरियल का इस पॉइंट पे मान लेते हैं यंग्स मॉडुलस EAX है, ठीक है। उसी तरह कोई एक दूसरा पॉइंट अज्यूम करते हैं, इस मटेरियल में एक्स ही डायरेक्शन लेना है, क्योंकि लिखा हुआ गिवन डायरेक्शन, ठीक है, गिवन डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन हमको दिया हुआ है। तो एक्स डायरेक्शन पे यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रॉपर्टी मान लेते हैं EBX है, और एक पॉइंट C है, उसमें भी एक्स डायरेक्शन पे उस मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस है वो ECX है। तो होमोजेनियस मटेरियल बोलता है कि EAX, EBX और ECX तीनों इक्वल होगा। मतलब हम अगर होमोजेनियस मान ले इस मटेरियल को, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू इस पॉइंट पे यंग्स मॉडुलस का एक्स डायरेक्शन में जो वैल्यू है, इस पॉइंट पे यंग्स मॉडुलस का जो बी डायरेक्शन में वैल्यू है, इस पॉइंट पे यंग्स मॉडुलस का जो वैल्यू है एक्स डायरेक्शन में, वो तीनों मेरा सेम होगा। इससे क्या फायदा होगा, ये अब देखो हर एक पॉइंट पे हमको जानने का जरूरत नहीं कि इसका E कितना है। हम क्या कर लिए, हम एज्यूम कर लिए आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मटेरियल है, मींस इसका प्रॉपर्टी जो है वो पूरे मटेरियल का यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है, अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये पूरे मटेरियल के लिए अप्लाई होगा, ना कि किसी एक पॉइंट के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये अलग अलग हर एक पॉइंट पे होता तो हमको क्या करना पड़ता है, इस पॉइंट पे स्ट्रेस का वैल्यू अलग आएगा क्योंकि E का वैल्यू इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग हो जाएगा, इस पॉइंट पे अलग हो जाएगा, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक, इस तरह एक मटेरियल में कितना पॉइंट हो सकता है, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है, उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हर एक पॉइंट पे हम एक यूनिफॉर्म तरीका से इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। स्ट्रेस का वैल्यू आ गया 400, तो ये 400 किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग, इस तरह सबका अलग आते जाएगा। दोस्तों हम लोग कितना कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन हमको चाहिए इस मटेरियल का कितना है स्ट्रेस का, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग मान लिए कि ये मटेरियल जो है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म है, होमोजीनियस है, मतलब इसमें हर एक पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम होगा, तो हम इस वैल्यू को पूरे मटेरियल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कि हाँ ये 400 मेरा MPa इसका स्ट्रेंथ है इस मटेरियल का, तो ये इस मटेरियल का है, ना कि किसी एक पॉइंट का, ठीक है। अगर अलग अलग हो जाएगा तो हमको बताना पड़ेगा ये पॉइंट का अलग है, ये पॉइंट का, फिर डिजाइन कर पाना, उस तरह हमको सारे पॉइंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब सारे पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे उसमें से जो, जैसे मान लेते ए का 400 आया, फिर एक का 401, 402, एक का 399, 375, तो इस तरह हम सब का निकालेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ मैक्सिमम वैल्यू इतना है, मींस मटेरियल का स्ट्रेंथ इतना है, ठीक है। तो इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गया, तो हम सबका तो निकाल सकते नहीं है, तो हम एज्यूम कर लिए ये मटेरियल मेरा होमोजीनियस है, ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम वाई डायरेक्शन में एज्यूम करते हैं, तो वाई डायरेक्शन में प्रॉपर्टी जो है वो सेम हो जाएगा, EAY, EBY, ECY, ये भी होमोजीनियस मटेरियल हो गया, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या है, एट एनी पॉइंट मींस ABC कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन एक गिवन डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो सेम होगा। अगर ये एक्स डायरेक्शन में है तो ये सारा एक्स डायरेक्शन का प्रॉपर्टी सेम होगा, ये सारा वाई डायरेक्शन का प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन एक्स वाला वाई वाला अलग हो सकता है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में अगर कुछ है तो वाई डायरेक्शन में कुछ हो सकता है सेम पॉइंट पे, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक गिवन डायरेक्शन में वो सेम होगा। ये हो गया होमोजीनियस। अब आइसोट्रोपिक क्या होता है, वो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट एग्जिबिट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस एट अ गिवन पॉइंट।
अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट हमको दिया हुआ है, एक पॉइंट हम मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, जेड डायरेक्शन में भी, या फिर और कोई भी डायरेक्शन इसके बीच हो, सारे में प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, उसी तरह ये पॉइंट मान लो, इसमें भी जो डायरेक्शन है एक्स वाई जेड या फिर और भी कोई डायरेक्शन है, सारे में मेरा प्रॉपर्टी सेम होगा। तो अगर ये दोनों को हम कंबाइन कर दें, होमोजीनियस भी और आइसोट्रोपिक भी, तो क्या हो जाता है कि पूरा मटेरियल में जो प्रॉपर्टी है वो यूनिफॉर्म होगा या सेम होगा पूरा मटेरियल में। यहाँ पे डायरेक्शन वाला एज्यूम कर लिए, और यहाँ ये बोल रहा है कि ऑल डायरेक्शंस में, तो यहाँ पे यानी सारा, अगर दोनों मटेरियल को मिक्स कर देते हैं, मतलब हम मान लेते हैं कि मेरा मटेरियल होमोजीनियस भी है, आइसोट्रोपिक भी है, दोनों है, मतलब ये पूरे मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है हर एक पॉइंट पे, हर एक डायरेक्शन पे सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एट ए गिवन पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन, उसके बाद देखो एक पॉइंट लिखे हैं, प्रॉपर्टीज आर दैट इज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन में सेम है, और कोई चीज अगर सेम है तीनों डायरेक्शन में या चारों डायरेक्शन, जितना भी डायरेक्शन है, मतलब कि वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता तो इस डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी अलग वैल्यू आता, इस डायरेक्शन में अलग वैल्यू आता, इस डायरेक्शन में अलग वैल्यू आता, इस डायरेक्शन में अलग वैल्यू आता। तो आइसोट्रोपिक में प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, होमोजेनियस में प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पे सेम है, जितना भी पॉइंट आएगा सेम होगा एक डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग यहाँ बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट। समझ में आ गया? किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर। समझ में आ रहा है ना? यस कोई सर, आ रहा confusion सर। है तो बता दो। आइसोटॉपिक में तो सर उसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं रहेगा सर ना? नहीं, इसमें क्या है कि हमारा डायरेक्शन सभी डायरेक्शन में सेम होगा। यहाँ पे Yes. क्या है, पॉइंट मेरा दिया हुआ है कि हमारा ये पॉइंट एक है, इस point मटेरियल में ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में सेम होगा प्रॉपर्टी। यस सर। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है कि किस ही डायरेक्शन में सेम होगा, लेकिन कोई भी पॉइंट हो सकता है। यहाँ पॉइंट कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन तुमको दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, यह पॉइंट जो है वो सेम ही होगा, लेकिन पॉइंट जो है वो अलग अलग होगा, लेकिन डायरेक्शंस जो है, जितना भी डायरेक्शन एक पॉइंट पे आएगा वो हमारा सारा सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ सकता है कि व्हाट इज आइसोट्रोपिक मटेरियल इज लिख देगा इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन या इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इलास्टिक प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इलास्टिक प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट, इलास्टिक प्रॉपर्टी डिपेंडेंट ऑफ पॉइंट। तो मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइसोट्रोपिक हो गया। अब अगर एनिसोट्रोपिक अगर बोल दें, एक होता है एनिसोट्रोपिक, इसका जस्ट उल्टा। आइसोट्रोपिक, जो आइसोट्रोपिक ना हो वो एनिसोट्रोपिक होगा, मतलब कि जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंडेंट होगा डायरेक्शन का। मतलब कि अगर ये पॉइंट है, इसमें इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी कुछ है, इस डायरेक्शन में कुछ प्रॉपर्टी होगा, इस डायरेक्शन में कुछ अलग प्रॉपर्टी होगा, इस डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी होगा, इस डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी होगा। लेकिन अगर ऑल डायरेक्शंस में सेम प्रॉपर्टी है तो आइसोट्रोपिक हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। किसी को कुछ कंफ्यूजन पूछ लो, ना समझ में आया हो तो बताओ, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया? आ गया सर। चलो ठीक है, तो ये हमारा पहला एजम्पशन था, और एजम्पशंस लेने का क्या रीजन था ये भी समझ में आ गया होगा। अगर हम एजम्पशंस नहीं लेते हैं तो फिर हम पता चला, अगर इस मटेरियल का स्ट्रेंथ पता करना हो तो हमको हर एक पॉइंट का निकालना पड़ेगा, और हर एक पॉइंट, अब इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है, हम कितने का निकालेंगे? तो हम लोग क्या किए, एजम्पशंस ले लिए, दोनों मटेरियल को एक साथ ला दिए। अब हम इस मटेरियल किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे वो पूरे मटेरियल के लिए वैलिड होगा, उस मटेरियल के लिए उतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एजम्पशन वो था। सेकंड एजम्पशन लिखो। सेकंड एजम्पशन है मटेरियल ओबेज। सर आपका वीडियो रुका हुआ सर, नहीं दिख रहा है मेरा।
क्या हो रहा है? वीडियो रुका हुआ सर। नो नहीं रुका हुआ है सर। चल रहा है सर। मटेरियल मेरा भी ओबेज रुका हुआ। अच्छा hooks ठीक है, कनेक्ट करते हैं ठीक है। that is a stress is a stress strain relation is linear and stresses are within elastic limit. हम क्या बोले थे, ये वाला नोट कर दो, मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ, दैट इज a stress strain relation is linear and stresses are within elastic limit. सर ये हुक्स लॉ के अंतर्गत है ना? हाँ, ये देखो, ये जो स्टेटमेंट है ना कि स्ट्रेस स्ट्रेन जो रिलेशन होगा वो लीनियर होगा अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट या फिर इलास्टिक लिमिट। क्योंकि देखो अब हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट इलास्टिक लिमिट को अलग अलग नहीं बोलेंगे, उसको मानना है कि वो दोनों सेम है। लेकिन आगे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, पहले ये देखो। तो यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को हम लोग हुक्स लॉ बोलते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है अप टू द इलास्टिक लिमिट लीनियर होगा, ये स्टेटमेंट कहलाता है हुक्स लॉ। अगर पूछेगा हुक्स लॉ क्या होता है, आगे हम हुक्स लॉ फिर से लिखवाएंगे, अभी केवल एजम्पशन से बता दें। तो अब हम प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट को अलग नहीं बोलेंगे, वो मानना है कि वो दोनों एक ही लिमिट है, एक ही पॉइंट है। लेकिन एक क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज लीनियर अप टू, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज लीनियर अप टू, पहला ऑप्शन में प्रोपोर्शनल लिमिट हो, सेकंड ऑप्शन में इलास्टिक लिमिट हो, थर्ड ऑप्शन में यील्ड पॉइंट हो, फोर्थ ऑप्शन में यूटीएस हो, तो इस केस में इसको लगाना, प्रोपोर्शनल लिमिट को लगाना। और अगर ऑप्शन में प्रोपोर्शनल लिमिट हो ही ना, यहाँ पे मान लो पहला ऑप्शन हो ब्रेकिंग पॉइंट, तो यहाँ पे ऐसा मत कंफ्यूज करना कि प्रोपोर्शनल लिमिट है ही नहीं, इसका आंसर नहीं होगा, वहां पे इलास्टिक लिमिट लगाना। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, हम लोग जो ग्राफ देखे थे उसमें कुछ पॉइंट तक लीनियर था, उसके बाद जो कर्व है वो कर्व हो जा रहा था। ठीक, तो ये जो कर्व हम लोग मान के चलेंगे कि सोम में जब भी कोई इक्वेशन डिराइव करेंगे मेरा स्ट्रेस यहीं तक है, इससे आगे का हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। हम मान के चलेंगे मेरा स्ट्रेस यहीं तक लग रहा है, हम लोग यहीं तक एनालिसिस करेंगे, या इतना स्ट्रेस आ रहा है, हमारा मटेरियल का क्या स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेस आ रहा है, कितना लोड आ रहा है, जो भी हम लोग स्टडी करेंगे यहीं तक करेंगे। हम लोग इस रीजन का स्टडी नहीं करते हैं। ये प्लास्टिक रीजन कहलाता है, ये इलास्टिक रीजन कहलाता है, इसलिए इलास्टिक लिमिट तक लिखे हैं। ये इसका स्टडी हम लोग, इसका क्योंकि इक्वेशन ये जो हम लोग ये वाला लिख रहे हैं इक्वेशन सिग्मा इज डायरेक्टली, ये तो यहीं तक है ना, तो इससे अगर हम कोई फॉर्मूला बना रहे हैं तो ये वाला तो यहीं तक वैलिड होगा, इस रीजन में वैलिड होगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला रिलेशन इस रीजन का नहीं है, ये इस रीजन का है। इस रीजन के लिए अलग रिलेशन आ जाता है, एक रिलेशन आता है सिग्मा इक्वल टू के ई पावर एन, कुछ ऐसा रिलेशन आता है, ये यहाँ नहीं पढ़ना हम लोग को, ये एक मेटल फॉर्मिंग करके एक चैप्टर आता है, उसमें ये सब पढ़ना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो रिलेशन है यही हुक्स लॉ हमारा है, और ये हुक्स लॉ जो होगा वो यहाँ तक वैलिड है। तो हम लोग मान के चलेंगे कि हमारा जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो हुक हमारा इलास्टिक लिमिट तक ही है। ठीक है, थर्ड एजम्पशन लिखो, load is assumed to be static only. ठीक है, load is assumed to be static only. एक जब हम लोड का क्लासिफिकेशन करवा रहे थे, एक क्लासिफिकेशन करवाए थे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टैटिक, डायनामिक। स्टैटिक लोड उसको बोलते हैं जो हमारा टाइम के साथ वेरी ना करे। अगर इधर टाइम ले लें और इधर लोड ले लें
तो ये क्या होगा, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट लोड लगेगा। ठीक है, डायनेमिक जो होता है वो टाइम के साथ वेरी करेगा। तो डायनेमिक लोड के वजह से हम लोग का फैटिग आता है। तो ये वाला जो स्टडी है ये इस चैप्टर का स्टडी नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का स्टडी नहीं है ये डायनेमिक लोड। ये हम लोग का स्टडी होता है मशीन डिजाइन करके एक पेपर आता है, ठीक है, वो भी शायद लोड है, स्टैटिक है। अगर डायनेमिक लोड आता भी है तो हम उसको स्टैटिक एज्यूम कर लेंगे। नेक्स्ट assumption लिखो, मटेरियल इज assumed टू बी अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसका मतलब हो गया material is assumed to be under a static equilibrium condition, means summation of net force equal to 0, summation of net moment equal to 0. देखो अगर इसमें क्या है कि कोई एक बॉडी है, मान लो कोई एक बॉडी है, उसमें अगर चारों तरफ से फोर्स आ रहा है तो हम मान के चलेंगे कि ये जो फोर्सेस है आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है। अगर इसका हम नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स हमारा 0 आएगा। अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो ये क्या होगा, बॉडी मूव कर जाएगा, अपने जगह पे नहीं लेगा, क्योंकि फोर्स ही है जो मूव करवाता है। मैकेनिक्स में तुम लोग पढ़े होगे, नेट फोर्स हम लोग निकालते कैसे हैं। नेट फोर्स अगर 0 आ रहा है मींस ये बॉडी स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक है। अदरवाइज अगर नेट फोर्स अगर इसमें 0 नहीं होगा ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, जो मैकेनिक्स में लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ मान के चलते हैं कि नेट फोर्स बॉडी में 0 होगा, या फिर अगर कोई मोमेंट इस पे लग रहा है इस बॉडी पे तो वो भी जो नेट मोमेंट होगा वो हमारा 0 होगा। यानी क्योंकि नेट मोमेंट अगर नेट मोमेंट 0 नहीं होगा तो बॉडी मेरा रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा बॉडी। तो इसलिए हम लोग यहाँ मान के चलेंगे कि हमारा जो बॉडी है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन का 2 कंडीशन होता है, उस बॉडी पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, उस बॉडी पे नेट मोमेंट 0 होना चाहिए। अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो बॉडी लीनियर मोशन करेगा, नेट मोमेंट 0 नहीं होगा तो बॉडी रोटेशन करेगा। फिर वो मैकेनिक्स का पार्ट हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, material is assumed to be prismatic, that is having uniform cross-sectional area. ठीक है, मटेरियल को हम लोग प्रिज्मेटिक बोलते हैं। प्रिज्मेटिक कहने का मतलब क्या हुआ कि मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा यूनिफॉर्म होगा। जैसे ये अगर एक मटेरियल है, तो इसका अगर हम हर एक जगह एरिया देखेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वो सेम है। मतलब हम लोग ऐसा मटेरियल एज्यूम करके चलेंगे, अगर वही मटेरियल कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हो जाए, एक मटेरियल है जिसका शुरू में डायमीटर इतना था, बाद में डायमीटर रिड्यूस हो गया, तो ये मटेरियल मेरा यूनिफॉर्म नहीं है मटेरियल, क्योंकि यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो यहाँ पे क्या है और यहाँ पे कम होते जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रिज्मेटिक नहीं है। इस मटेरियल को हम लोग प्रिज्मेटिक बोलते हैं। ये मटेरियल हमारा प्रिज्मेटिक नहीं है। ये मटेरियल क्या है, बीच में होल है इसका, तो यहाँ पे भी देखो एरिया
मेरा सेम नहीं होगा। यहाँ पे एरिया कुछ होगा, यहाँ पे एरिया कम हो जाएगा, फिर यहाँ एरिया बढ़ जाएगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा मटेरियल प्रिज्मेटिक है, मींस यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने से फायदा क्या है कि अगर हम इस मटेरियल को देखो, अगर एक मटेरियल कोई प्रिज्मेटिक है मींस उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, इस मटेरियल को कहीं भी ब्रेक काटो, बीच से कट करेंगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। अब देखो स्ट्रेस क्या होता है, हम लोग जो स्ट्रेस इक्वल टू P बाय A करते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होगा, तो स्ट्रेस का वैल्यू हर एक जगह कांस्टेंट होगा। ठीक है, जो स्ट्रेस आएगा ये कांस्टेंट आएगा। वही अगर ये प्रिज्मेटिक नहीं देगा तो कहीं स्ट्रेस का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए हैं, जब डिराइव कर देते हैं हम उसी वक्त बताए थे कि हमारा मटेरियल प्रिज्मेटिक होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस डिफाइन होता है किसी पॉइंट पे, तो अगर ये किसी पॉइंट पे है, अगर एरिया मेरा यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कैसे करेंगे, एक पॉइंट पे कैसे ले जा सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन हम लोग डिराइव किए थे स्ट्रेस का P बाय A, जो भी था लिमिट करके जो डिराइव किए थे हम डेल A टेंड्स टू 0, तो अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हम लोग इसको लिमिट का जो dP अपॉन dA था, ठीक है, इसको जो हम लोग लिख दे रहे थे सिंपली dP अपॉन dA, वो तभी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, इंटीग्रेट किए थे, सिग्मा इक्वल टू dP को इंटीग्रेट करके सिग्मा इंटू dA किए थे। यहाँ पे इंटीग्रेशन dA का जो हुआ था वो उसको हम लोग एरिया लिखे थे। तो कब लिख सकते हैं, जब हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होगा। अगर एरिया चेंज होगा तो हम इसको इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। फिर हमको रिलेशन चाहिए कि एरिया x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा है, y के रिस्पेक्ट में, उसके हिसाब से फिर हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं मीन्स ये यूनिफॉर्म है, तब हम इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला हमारा आया था वो कब आया था, जब हम मटेरियल को यूनिफॉर्म माने। यूनिफॉर्म करने का मतलब प्रिज्मेटिक। फिर ये सब जो सेक्शन का स्टडी हो गया, इस सेक्शन का, ये सब फिर हमारा मशीन डिजाइन का सेक्शन का है। ठीक है, ये इस पेपर का स्टडी नहीं है, ये वाला इस पेपर का स्टडी है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मटेरियल को अलग कर देते हैं। तो ये मटेरियल हम एक एज्यूम कर सकते हैं प्रिज्मेटिक है, और ये मटेरियल अलग से प्रिज्मेटिक है। तो दोनों मटेरियल का यहाँ हम अलग अलग अगर स्टडी करेंगे तो हम इसका स्टडी कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम लोग इस ऐसे टाइप के मटेरियल का स्टडी हम लोग मशीन डिजाइन में फिर करते हैं, वो अलग पेपर हो गया। ठीक है, एजम्पशन समझ में आ रहा है ना? यस सर। क्योंकि देखो फिर से हम बता दें, हम लोग एजम्पशंस लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए, हमारा इक्वेशन सिंपल हो सके, हमारा कैलकुलेशन हो सिंपल हो सके। क्योंकि अगर हम एजम्पशंस नहीं लेंगे तो इनको ही सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर हमको एरिया का रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, एरिया मेरा कैसे वैरी कर रहा है, किस रिलेशन के साथ वैरी कर रहा है, उसको फिर यहाँ पुट करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन टफ होते जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एजम्पशंस अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यही कुछ एजम्पशंस था इसका। यस सर। टाइम ज्यादा हो गया क्या? यस सर। यस सर, टाइम बहुत हो गया सर। चलो ठीक है, फिर आज का क्लास थैंक यू सर। गुड नाइट सर।